So basically there are 3 types of brackish water fish farm. पहला हो गया टाइट फेड फार्म, दूसरा हो गया पंप फेड फार्म, तीसरा जो हो गया टाइट कम पंप फेड फार्म। नाम से ही पता चल रहा है टाइट फेड फार्म जो है आपका जनरली जो है ये आपका टाइट के थ्रू, इसमें जो वाटर फिलअप होता है वो टाइट के थ्रू ही जो है पानी आती है। पंप फेड फार्म जो इसमें पंप का यूज किया जाता है। टाइट कम पंप में दोनों जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है टाइट का यूज किया जाता है, और जिसमें बहुत वाटर लेवल कम होता है तो पंप का यूज करते हैं। ठीक है, सो आपका जो टाइट फेड फार्म है ये जनरली कहा गया है कि ट्रेडिशनल या एक्सटेंसिव जो फार्मिंग करते हैं उसके लिए बेटर माना गया है। और ये ऐसे प्लेसेस में आप ऐसा नहीं है कि हर जगह आप ये फार्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैसा प्लेस जहां पे आपका जो स्प्रिंग टाइड है उसका मीन स्प्रिंग टाइड मतलब क्या हो गया, जो हाई टाइड एंड लो टाइड में जो, हाँ जी जी बोले बोले बोले, कोई बोल रहा था, आंसर कर रहा था, बोलो। चुप हो गए। स्प्रिंग टाइड मतलब जो आपका जैसे फुल मून या न्यू मून के समय में जो आपके लो टाइड हाई टाइड्स आते हैं ना, दैट इज जो आपका दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड। ठीक है, तो उसका मीन वैल्यू जो है आपका 1.3 से लेके 2 मीटर के आसपास में ये रेंज आना चाहिए में स्प्रिंग टाइड का जो मीन का। ठीक है, और वैसे ही प्लेसेस में जहाँ पे मैक्सिमम जो आपका स्प्रिंग टाइड का रेंज होगा अराउंड 2.5 मीटर होगा, और मिनिमम जो स्प्रिंग टाइड का रेंज होगा दैट इज 1 मीटर होना चाहिए। तो ऐसे प्लेसेस के लिए वहां पे ही हम टाइट फेड पाम बना सकते हैं। ठीक है, आपका जो टाइट फेड पाम होता है उसमें एक ही वाटर चैनल होता है जो आपका जिसके थ्रू पानी फिलअप भी होता है और ड्रेन भी होता है, इसलिए उसको फेडर चैनल कम ड्रेनेज चैनल भी बोला जाता है। ठीक है, और जनरली ये ब्रैकिश का टाइप है तो वहां पे इस तरह का आपको, क्योंकि वहां जो है टाइड वाटर यूज किया जाता है। सो दिस फार्म्स क्या है कि इस फार्म एरिया पे एक स्लुइस गेट का भी जो है यूज किया जाता है, जो कि आपकी वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। जिस जैसे फीडर चैनल जो हो गया जिसके थ्रू पानी आ रही है, तो उसकी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक स्लुइस गेट भी इस तरह के फार्म में बनाया जाता है, जरूरत पड़ती है। स्लुइस गेट मतलब कुछ आइडिया किसी को, स्लुइस गेट किसको बोलते हैं? यस मैम, जब फ्लड आ जाता है मैम तो उसको ओपन करते हैं। हाँ ओपन करते हैं, लेकिन हाँ बोलो बोलो। यस मैम, ढोली कॉलेज के सामने नहीं है वहाँ पे गेट पे बना हुआ? ये तो देखे मुझे हैं वहाँ ध्यान पे मैम आप? नहीं, वो तो मुझे जहाँ याद जहाँ नहीं है। फ्लडेड एरिया बांध है मैम, जहाँ जहाँ फ्लडेड बांध होता है तो स्लुइस गेट लगा रहता है। स्लुइस गेट रहता है, लेकिन वो होता क्या है? मैम बहुत ज्यादा पानी है ना, पानी को रिमूव करने के लिए मैम, फ्री करने के लिए। हाँ मेनली जो है मैम, जब आपका ज्यादा पानी उसमें भर जाता है ना तो नहर में छोड़ते हैं, तो उसी के लिए हाँ, उसमें लगा रहता है कि जब ओवर हो जाए किस तो चीज उसको का निकाले बना, नहर में फिर गाँव के। किस चीज का बना होता है ये? किस चीज का शटर बना रहता होता है है? मैम, वो आयरन का शटर बना रहता है हुआ लोहा है। टाइप। मैम शटर लोहा रहता है भी मैम। रहता है, सीमेंटेड रहता है। हाँ, लोहा का भी रहता है, सीमेंट का भी रहता है, कुछ जगह हाँ। पे ट्रेडिशनल वे में ये वुड का भी बना होता है। एक तरह से ये एक तरह से गेट होता है जो आपकी जो वाटर जिधर से आती है चैनल, फीडर चैनल जो है जिससे पानी अंदर आती है या टाइड के थ्रू या फ्लड के थ्रू, तो उसको फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्लुइस गेट का यूज किया जाता है। तो टाइट फेड फार्म में ये स्लुइस गेट की जनरली जरूरत पड़ती है। बंस में यूज करते हैं इसको। तो main sluice gates also prevent the farm from the flooding during heavy floods. जो आपका इसका मेन काम ये भी रहता है कि आपके फ्लडिंग के समय जब हेवी फ्लड्स हो तो उसको ये अंदर नहीं आने देता, रोक के रखता है। ठीक है, एवरी पॉन्ड ऑफ द फार्म नीड्स इंडिविजुअल स्लुइस फॉर वाटर एक्सचेंज। टाइट फेड फार्म जहाँ पे आप बना रहे हो तो वहां पे जितने भी पॉन्ड आपके बनेंगे हर एक का जो होगा इंडिविजुअल स्लुइस गेट होगा वाटर एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अंदर और बाहर वाटर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए स्लुइस गेट इंडिविजुअली होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि टाइट फेम जो फेड फार्म है जनरली कहा जाता है कि सेमी इंटेंसिव कल्चर के लिए सही नहीं है, एक्सटेंसिव या ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए सही है, क्योंकि आपका क्या है इसमें टाइट के थ्रू पानी का आना जाना हो रहा है तो वाटर क्वालिटी का जो है मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। ठीक है, ड्यू टू इनएडिक्वेट वाटर एक्सचेंज।
इसकी वजह से हम जो क्वालिटी है वाटर की वो मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए सेमी इंटेंसिव कल्चर कर पाना इस तरह के फार्म में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। सर्टेन डिवॉटरिंग ऑफ द पॉन्ड इज नॉट पॉसिबल एज देयर इज नो सेपरेट ड्रेनेज सिस्टम। मैंने इसका पहले भी बताया कि इसमें एक ही फीडर कम ड्रेनेज चैनल होता है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका सेपरेट कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से इस तरह के जो फार्म होते हैं उसमें पानी का मतलब निकाल पाना बहुत ही मुश्किल, मतलब नॉट पॉसिबल के बराबर है। ठीक है। नाउ जो टाइट फेड फार्म्स है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला तो आपको पहले ही बताया कि वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंटायर वाटर इनटेक है वो टोटली डिपेंड करता है, टाइडल का इन्फ्लुएंस कैसा है उसके ऊपर totally depend करता है। So it may also be difficult to maintain the design and desired water level in the pond, क्योंकि ये टाइड के थ्रू उसके टोटली टाइडल इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता है, तो कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना लेवल चाहिए वाटर, वो भी मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है इस पॉन्ड में। ये सारे कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इस तरह के पॉन्ड में काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि डाइक, पॉन्ड, वाटर चैनल्स, व्हाटएवर जो इसमें नेसेसरीज है उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफी हाई होता है, क्योंकि टाइडल लेवल जो है वो कभी हाई जा सकता है कभी लो जा सकता है, तो और अगर हाई आ गया तो उस हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन करना होगा, डाइक को उतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, है ना। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत हायर जाता है इसको डिजाइन करने में, इस तरह के फार्म्स को पूरी तरह से। Since individual pond dewatering is very difficult, efficient harvesting is not possible in the tide fed pond. दूसरी बात है क्योंकि ये जो आपका इंडिविजुअल पॉन्ड है उसको डी वाटर करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो है पहले ही बताया कि ड्रेनेज कैनाल जो है वो आपका जो चैनल जो है अलग से नहीं होता, तो इसलिए जो है आपका हार्वेस्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि टाइडल इन्फ्लुएंस से आपका वाटर आ रहा है तो उस पानी में, उस तरह के पानी में आपके प्रेडेटर्स भी होंगे, तो उसको भी कंट्रोल कर पाना इस तरह के फार्म में मुश्किल होता है। ठीक है। ये सारे कुछ टाइट फेड फार्म्स के डिसएडवांटेजेस है। नाउ सेकंड हो गया आपका पंप फेड फार्म्स। पॉन्ड प्रिपरेशन जो है, हाँ, पॉन्ड का जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी तो डिफिकल्ट होता है ना टाइटल वाटर में। किसमें? कंस्ट्रक्शन में? हाँ, कंस्ट्रक्शन में बोल पॉन्ड रहे हैं? हाँ, प्रिपरेशन। प्रॉन्ड प्रिपरेशन में भी डिफिकल्टी तो आती है। और आपका इसमें जो मेनली जो देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वाटर मैनेजमेंट कर पाना, क्योंकि पूरा कल्चर सिस्टम उस पर डिपेंड है, वो मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसमें कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उस हिसाब से, क्योंकि टाइडल टाइड्स के थ्रू वाटर आ रहा है, तो हाई टाइड्स आ गया तो उस हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कॉस्ट भी काफी हायर जाता है। मेंटेनेंस तो खैर होता ही है डिफिकल्ट। ठीक है। तो वही कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन बोलेगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो डाई का होता है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, तो उसमें पॉन्ड प्रिपरेशन ओवरऑल तो उसका जो टाइडल हाँ वाटर वो होता है तो हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो स्लूइस का प्रॉब्लम होता है, जो टाइडल जो एक ट्रस्ट नाम दिया जाता है मैम, हाँ तो उसके वजह से ओवरऑल तो पॉन्ड प्रिपरेशन में तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हाँ, पॉन्ड देखो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कह लो या प्रिपरेशन में जो भी इसकी डिफिकल्टीज आती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ना डिसएडवांटेजेस ऑफ सम टाइट फेड फार्म्स। कुछ डिसएडवांटेजेस हाँ उसमें तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कह लो या उसको कंस्ट्रक्शन बनाने में जो डिफिकल्टीज आ रही है। ठीक है। यस मैम। तुम कहना क्या चाह रहे हो, मतलब यही कहना चाह रहे हो ना कि उसके जो कंस्ट्रक्शन में उसमें भी डिफिकल्टीज आती है। कॉस्ट तो जाता ही हायर है लेकिन डिफिकल्टीज भी आती है, डेफिनेटली आती है। ठीक है। नाउ द पंप फेड फार्म्स आपका क्या है, इस तरह के फार्म्स जो है मेनली सुटेबल होते हैं सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें जो वाटर चैनल और ड्रेनेज चैनल जो होता है वो सेपरेट होता है। ठीक है। और इसमें ना एक तरह का स्टोरेज कम सेडिमेंटेशन टैंक भी रहता है और इफिशिएंट पंपिंग यूनिट रहती है। ऑब्वियसली पंप फेड फार्म है तो इसमें पंप का यूज करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके वाटर आ रहे हैं टाइप से उसको एक सेडिमेंटेशन टैंक में पहले फिलअप कर दिया जाता है, ताकि वो जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह है वो सेटल हो जाए। स्टोरेज कम सेडिमेंटेशन टैंक, उसका काम ही यही है कि वो स्टोर करके रहेगा और कुछ देर बाद उसमें सेडिमेंटेशन हो जाएगा, सेटल हो जाएगा सब कुछ, देन वो पंप के थ्रू फार्म में पानी को फिल किया जाएगा। ठीक है।
At the places where the mean spring tide is too small, ये उस जगह पे आप बना सकते हैं जहाँ पे टाइड रेंज जो है आपका मीन जो स्प्रिंग टाइड रेंज है वो बहुत ही स्मॉल हो, ऑलमोस्ट 0.8 मीटर से भी लेस हो या फिर बहुत ज्यादा 2 मीटर से एवो हो। तो उस केस में आप जो है पंप हेड फार्म्स जो है वो इकोनॉमिकल माना गया है और एडवांटेजेस भी माना गया है, ठीक है। A water storage cum sedimentation tank is to be constructed to store the water. मैंने पहले बताया कि ये स्टोरेज टैंक स्टोरेज कम सेडिमेंटेशन टैंक का काम ये कि वाटर स्टोर करके रखेगा और वो स्टोर रहने की वजह से कुछ दिन जैसे कुछ घंटे बाद जो है सेटलमेंट हो जाता है सेडिमेंट्स का, ठीक है, जो भी उसमें पार्टिकल्स वगैरह हो गए वो सेटल हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर ये पंपिंग करके जो फिलअप किया जाता है पॉन्ड को। The capacity of this storage tank should be such that it should supply the water to all the 25 ponds at least for 2 to 3 days at the desired rate of water exchange. अगर किसी तरह से मतलब आपको इस तरीके से आपको अपना जो है स्टोरेज टैंक आपको बनाना है कि कम से कम जो है 2 से 3 दिन तक एटलीस्ट वो 25 पॉन्ड को पानी सप्लाई कर सके। एक वाटर मतलब एक डिजायर जो आपका वाटर एक्सचेंज हो उसमें हो सके। अगर पंपिंग सिस्टम वगैरह फेलियर हो जाए तो इस तरीके का आपका मतलब स्टोरेज टैंक होना चाहिए। मान लीजिए कि आप डायरेक्ट टाइड से यूज नहीं कर रहे हैं और स्टोरेज टैंक आपकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो आप उसको फिलअप कर सके, ठीक है। मैम ये तो डिपेंड करेगा पॉन्ड के एरिया पे भी डिपेंड करेगा ना मैम। ऑब्वियसली करेगा। आपको देखिए आप कितने पॉन्ड रन करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरेज टैंक क्रिएट करना होगा ना। आपको 25 पॉन्ड अगर आप कर रहे हो या 10 पॉन्ड कर रहे हो उसकी कैपेसिटी उसकी कितनी कैपेसिटी है वाटर की, आपको उस हिसाब से अपना स्टोरेज फैसिलिटीज उतना बड़ा आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। Pump head farm do not require a big main sluice gate to supply the water. और इन दिस फॉर्म जो होते हैं बहुत बड़े बड़े इम्बैकमेंट और पॉन्ड जो है वो अवॉइड किए जाते हैं, ठीक है। एट द प्लेस वेयर द ग्राउंड लेवल्स आर मच हायर देन द टाइडल लेवल, ऐसा जगह जहाँ पे आपका जो ग्राउंड लेवल है वो टाइडल लेवल से काफी ज्यादा हायर पे हो। टाइड फेड फार्म्स जो है उस जगह पे काफी कॉस्टली माना गया है। मतलब अगर ऐसा प्लेस जहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल जो है वो बहुत ऊपर है, टाइड लेवल से भी बहुत ऊंचाई पे है, तो उस केस में आप टाइड फेड फार्म बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन बहुत हाई जाएगा। आपको उस तरीके से बनाना होगा कि टाइड आपके तो काफी ज्यादा मिट्टी निकालनी पड़ेगी, तो बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिट्टी निकाल करके बाहर फेंकनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी जाएगा, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा जाएगा, टाइम भी ज्यादा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो वैसे ही प्लेसेस में जो है आप पंप फेड फार्म का यूज कर सकते हो, यानी कि ऐसा प्लेस जो कि आपके टाइडल लेवल से हायर पे है। आपने ऐसा सिलेक्शन किया है एरिया जहाँ पे टाइड लेवल से वो हायर प्लेस पे है ग्राउंड लेवल, तो उस केस में आप पंप फेड फार्म बना सकते हो बजाय आप टाइड फेड फार्म बनाने के, क्योंकि वहां पे अगर टाइड फेड फार्म बनाओगे तो आपको लेवल नीचे करने के लिए जो है काफी ज्यादा अमाउंट में मिट्टी निकालनी पड़ेगी और फिर वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइम भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। पंप फेड फार्म हैज गॉट फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस है? बंद कैन बी फॉर्म एट अ मिनिमम हाइट पे आप बंद बना सकते हो। अर्थ टू बी एक्सकैवेटेड फ्रॉम द पॉन्ड इज जस्ट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मिंग द बंद टू द रिक्वायर्ड हाइट, मतलब इसमें बहुत ही कम मिट्टी आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है। डेली और कंटिन्यूअस वाटर एक्सचेंज पॉसिबल है क्योंकि इसमें सेपरेट सब कुछ होता है, आपका फीडर चैनल जो है और ड्रेनेज चैनल डिफरेंट है, ठीक है। और आप डेली चाहे तो राइज एंड फॉल जो आपका टाइड्स को हो रहा है उसके ऊपर मतलब डिपेंड नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए आप आराम से जो है क्योंकि पंपिंग कर रहे हैं पंप के थ्रू आपका ये कर सकते हैं, तो इसलिए आप डेली या कंटिन्यूअस वाटर एक्सचेंज कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इमरजेंसी एक्सचेंज ऑफ वाटर इज पॉसिबल व्हेन क्वालिटी ऑफ वाटर डिटोरिएट। अगर मान लीजिए आपने पॉन्ड फार्मिंग किया, कुछ दिन बाद आपका पानी खराब हो जाता है, ठीक है, तो आप इमरजेंसी में आप वाटर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इमीडिएटली रिप्लेस कर सकते हैं वाटर को, जो कि पंप फेड फार्म में इजिली पॉसिबल है, ठीक है। नाउ जो तीसरा हो गया वो आपका हो गया टाइड कम पंप फेड फार्म, यानी कि इसमें आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप टाइड का भी यूज कर रहे हो, पंप का भी यूज कर रहे हो, ठीक है।
द प्लेस वेयर फ्री टाइडल वाटर इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग सम मंथ, कुछ महीने के लिए वो आपको टाइडल वाटर मिल रहा है, तो उस जगह पे आप टाइड कम फार्म फेड पाम का यूज कर सकते हैं। यानी वो कुछ महीना जिसमें टाइड के वाटर इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप टाइड के थ्रू वाटर फिलअप कर सकते हो, रेस्ट टाइमिंग पे आप पंप के थ्रू फेड कर सकते हो। तो उस केस में आप टाइड कम पंप फेड फार्म इजीली बना सकते हो। इन सच फार्म्स for some month one has to depend upon the pump to lift the water from the creeks, ठीक है। और जो आपका बाकी समय में जो है वो टाइडल से आता ही है पानी, ठीक है। A site having the mean spring tide range, ऐसा साइट जहां पे आपका स्प्रिंग टाइड मीन स्प्रिंग टाइड रेंज जो है लगभग 0.8 से 1.3 मीटर के अराउंड है विद द ग्राउंड लेवल, तो आप ऐसे जगह पे जो है आराम से इस तरह का फार्म क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। These farms would require to be supplemented by pumping of water during certain months when the spring tide mean is smaller and exchange of water is not possible for several weeks at a stretch, ठीक है। आप उस समय आप इसमें टाइड कम पंप फार्म है, तो आपका क्या है कि वैसे समय में जिसमें आपका जो है टाइडल स्प्रिंग रेंज बहुत ही छोटा है, यानी आपकी टाइड के थ्रू जो वाटर आ रहा है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, पॉसिबल नहीं है, तो उस समय जो है आप पंपिंग करके जो है वाटर डाल सकते हो, ठीक है। तो इस वैसे एरिया में आप इस तरह के फार्म्स बना करके जो है दोनों चीजों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। दिस वुड आल्सो रिक्वायर्ड main sluice gate and individual pond sluice like in case of tide fed farm, क्योंकि इसमें टाइड को भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका जो है मेन जैसे आपका टाइड फेड फार्म में स्लुइस गेट यूज कर रहे हैं, मेन स्लुइस गेट, और फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल पॉन्ड का अलग से स्लुइस गेट यूज कर रहे हैं, सेम इसी तरह से इसमें भी करेंगे, ठीक है। और एडिशनल के तौर पे क्योंकि पंपिंग भी यूज कर रहे हैं, तो पंपिंग यूनिट भी आपको इसमें जरूरत पड़ेगी ताकि वाटर जो है सप्लाई कर सके, जिस समय आपका टाइड के थ्रू जो है वाटर नहीं मिल पा रहा है, उस टाइम पे जो शॉर्टेज है वाटर का हम पंपिंग यूनिट के थ्रू सप्लाई करके पूरा कर सके, ठीक है। टाइड फेड फार्म क्या है, कहा गया है कि वो टाइड फेड फार्म जो है एक्सपेंसिव है ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे, लेकिन इकोनॉमिकल है ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Whereas जो पंप फेड फार्म है वो इकोनॉमिकल है ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है एक्सपेंसिव है, ठीक है। टाइडल कम फेड फार्म्स जो है प्रूफ एक्सपेंसिव ऑन होल, आप चाहे ऑपरेशन के मामले में कह ले या इन्वेस्टमेंट के मामले में, बिकॉज ऑफ द हैवी इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन, मतलब दोनों के केस में चाहे ऑपरेशन कह ले या इन्वेस्टमेंट, दोनों के हिसाब से टाइड कम फेड पंप फेड फार्म्स जो है एक्सपेंसिव है, ठीक है। नाउ आपका हो गया ओरिएंटेशन ऑफ द फार्म। ओरिएंटेशन ऑफ द फार्म मींस एनीबॉडी? लोकेशन मैम। ओरिएंटेशन मतलब लोकेशन होता है, श्योर? फार्म का किस तरह से फार्म को डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरह से फार्म कहाँ पे सुटेबल होगा, उसका साइज, ये सब जो है मेंटेन करना होता है, डिजाइन करना उसको। हाँ, ओरिएंटेशन मतलब कंप्लीटली जो आपका जो डिजाइन जो भी आप कर रहे हो ना, किस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। वेदर आपका जो है लेंथ जो ब्रेथ रखते हैं वो सही है, स्क्वायर शेप सही है, किस तरीके का किस शेप का आपका सही रहेगा, किस डायरेक्शन में रहेगा, उन सब चीज के बारे में आपको एक तरह से कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ डिजाइनिंग, जिसमें आपको बहुत सारे नेचुरल कंडीशंस में क्या क्या आपकी लोकेलिटी का जो क्या आपको नेचुरली क्या क्या चीजों का आप बेनिफिट उठा करके आप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हो फार्म को, ताकि वो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके फिश के लिए, ठीक है, और अच्छे ग्रोथ के साथ जो आपका प्रोडक्शन लेवल है उसको वो फुलफिल कर सके, ठीक है। तो आप पूरी तरह से मतलब वे नेचुरली आप जो एरिया को यूटिलाइज कर सकते हो, तो क्या क्या एडवांटेजेस उस एरिया का उठा सकते हो, उस तरीके से आपको फार्म का जो है डिजाइनिंग करने का तरीका को ओरिएंटेशन कह सकते हो। आपका जो जनरली टोटल स्पेस जो होता है फार्म एरिया का, कहा जाता है कि शुड बी मोर स्क्वायर देन द ऑब्लॉन्ग टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ पेरिफेरी। अगर हम स्क्वायर शेप का बनाते हैं तो कहा जाता है कि वैसा फार्म एरिया जो होता है
कॉस्ट जो पेरिफेरी उसका जो आसपास का जो बंद तटबंध जो बनाते हैं उसके कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। अगर हम लंबा ना बना के स्क्वायर शेप बनाते हैं तो उस केस में कहता है जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है या जो इम्बैकमेंट या आपका कह सकते हो या बंद कह सकते हो उसको बनाने में भी कॉस्ट कम पड़ता है अगर स्क्वायर शेप का हम चूज करते हैं तो। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्वायर पॉन्ड इज चीपर देन द रेक्टेंगुलर पॉन्ड। और ये हम कैसे देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। मान लो कि एक स्क्वायर फॉर्म जो है 1 हेक्टेयर एरिया का, जिसका लेंथ और ब्रेथ जो है 100 मीटर इंटू 100 मीटर है, ठीक है। देयरफॉर पेरीमीटर कितना हो गया 400, 4 इंटू जो आपका 100 है, 4 इंटू वन साइड ऑफ दैट एरिया, ठीक है। 400 मीटर हो गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए आप 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 1 हेक्टेयर है तो मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 10 मीटर स्क्वायर है। तो क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क वुड बी हो जाएगा, फॉर्मूला है दैट इज L इंटू ए, ठीक है। जो आपका L यानी कि आपका ये जो पेरीमीटर है दैट इंटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। 400 इंटू 100 दैट इज 4000 मीटर क्यूब। मान लीजिए कि अज्यूम कर लीजिए कि आपका जो रेट ऑफ अर्थवर्क जो आपने निकाला, ठीक है, उसका रेट है ₹50 पर मीटर क्यूब, ओके। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना हो गया, ये जो आपका क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क जो निकाला है आपने उसका क्वांटिटी यानी 4000 इंटू जो आपका रेट है 50, दैट विल बी 2 lakhs अराउंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस कैलकुलेशन में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, समझ में आ रहा है? यस हेलो, ओके यस मैम, आ रहा है समझ में मैम, ओके आ रहा ओके। है समझ अब में। मान लो सेम 1 हेक्टेयर का एरिया है लेकिन वो रेक्टेंगुलर फार्म है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फार्म है तो उसका लेंथ मान लो 200 इंटू 50 करोगे तब जाकर 1000 आपका कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। 1 हेक्टेयर मतलब आपका हो गया मान लीजिए लेंथ 2 मीटर इंटू 50 मीटर, ठीक है। दोनों का सेम एरिया हो रहा है, ठीक है। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा 500 मीटर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम रखते हैं 10 मीटर स्क्वायर। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क जो हो जाएगा आपका यानी कि पेरीमीटर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 500 इंटू 100 दैट मीन्स 5000, ठीक है। सो अगर सेम रेट मानते हैं कि अज्यूमिंग द रेट ऑफ अर्थ वर्क इज ₹50 पर मीटर क्यूब, जो कि पिछले वाले में भी हमने सेम रखा था, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा 5000 इंटू 50, तो इट विल बी 2,50,000। तो मोर देन मतलब उसका 2 लाख आया था अगर स्क्वायर शेप आप फार्म कंस्ट्रक्ट करते हो, और वही अगर रेक्टेंगुलर फार्म कंस्ट्रक्ट करते हो तो उस केस में आपका 2,50,000 यानी 50,000 एक्स्ट्रा आ रहा है रेक्टेंगुलर में। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हाँ जी मैम किसी भी फार्म का जो ब्रेड होता है वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल देख करके जो बताया पॉइंट गया, है ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। कि 1 हेक्टेयर एरिया अगर रखते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रखते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप देख सकते हो कि आप जो स्क्वायर शेप का फार्म बना रहे हो उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम आता है कंपेयर टू द रेक्टेंगुलर। बनाने का तो आप बना ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है, ये एक एग्जाम्पल देके समझाया गया आपको, ठीक है। 10 कंसिडरेबली आप क्या कर सकते हो, आप ये जो आपका अगर आपने स्क्वायर शेप बनाया तो आपका 50,000 जो एक्स्ट्रा आपका रेक्टेंगुलर में लग रहा है इसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अदर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायरिश फार्म इवन विथ ऑब्लॉन्ग पॉन्ड प्रोवाइड कंसिडरेबल सेविंग इन द अर्थवर्क ऑफ पेरिफेरी डाइक्स। आप चाहो तो डाइक्स वाइक्स वगैरह बनाने में ये जो आपका कॉस्ट बचेगा ये आप अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है एक केयरफुल स्टडी करना, आपको पूरे इंटायर जो आप एरिया जो कर रहे हो उसका टोपोग्राफी का पूरी तरह से स्टडी करना, एक प्रॉपर तरीके से उसका ओरिएंटेशन करके प्लानिंग करके, ताकि मिनिमम लेंथ विड्थ जो है बंद कर देते हुए चैनल को कम एरिया दे करके प्रोडक्शन एरिया को मैक्सिमाइज कर सके, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन एरिया हो और उसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम कर सके, ठीक है।
तो इसलिए कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग और डिजाइनिंग के साथ की जाए तो जो आपके बंद एरिया या बाकी सब जो एरिया है उसके लिए हम मिनिमम एरिया प्रोवाइड करके हम मैक्सिमम एरिया प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट पे भी जो है मतलब कम पड़ेगा, ठीक है। नाउ डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब डाइक, ठीक है। आपको पहले भी बताया कि ये जो डाइक होता है या एम्बैंकमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है, और एक्वाफार्म के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आपका जो डाइक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। तो इस तरीके से उसका सॉइल होना चाहिए, डाइक का जो फाउंडेशन सॉइल इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो उस पे जो डाइक का वेट हो वो इस तरीके से हो सके कि वो सारी चीजों को सह सके, ठीक है। अगर मान लो फाउंडेशन सॉइल जिससे आप डाइक बनाने वाले हो वो स्वैम्पी या मडी सॉइल हो गया तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वो पूरा धंस जाएगा, ठीक है, तो वो उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। तो उस तरह के सॉइल को हटाना चाहिए। और जो आपका कंसोलिडेटेड यानी उस टाइप के सॉइल जो कि आपको सही तरीके से डाइक को मजबूती प्रदान करे, वैसे टाइप के सॉइल को यूज करना चाहिए। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल जैसे पीट वगैरह या मक कह सकते हो, जो आपका कंप्लीटली जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, उस तरह का जो सॉइल है कभी भी आपको डाइक की कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो डिकम्पोज करके सेटल हो जाता है, तो वो एक तरह से आपका डाइक का फेल्योर कर देगा। डाइक जो है पूरी तरह से वो मजबूत नहीं होगा, और उसका जो काम है प्रिवेंट करना टाइड्स वगैरह से बचा के रखना या फ्लड से, तो वो पूरी तरह से के मतलब स्ट्रांग नहीं होने की वजह से ये चीज नहीं कर पाएगा और सेटल हो जाएगा, तो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो फाउंडेशन सॉइल आप जिससे डाइक प्रिपेयर करने वाले दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब आप उस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन मटेरियल शुड हैव लो परमेबिलिटी, वैसा मटेरियल जिसमें लो परमेबिलिटी हो ताकि वो एक्सेसिव सीपेज ना कर सके, ठीक है। Embankment are generally constructed using earth. जनरली जो हम वहां से अर्थ वगैरह जो आपकी मिट्टी निकालते हैं उसी से जनरली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। और दो तरह के एम्बैंकमेंट पाए जाते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एज द पेरीफेरी एम्बैंकमेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द इंटरनल एम्बैंकमेंट, ठीक है। पेरीफेरी एम्बैंकमेंट को हम मेन एम्बैंकमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से चारों तरफ से जो आपका पॉन्ड है या फार्म एरिया है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है फ्लड से, स्टॉर्म से, टाइड से, ठीक है। और ये जो है ऑल्सो एक्ट एज अ रोडवे अराउंड द फार्म, यानी फार्म के चारों तरफ एक तरह से रोड का एक जरिया होता है जिसके ऊपर हम अपना जो भी ट्रक वगैरह या कुछ भी जो हार्वेस्टिंग के लिए या फिश को पहुंचाने का काम करते हैं, वो सारी 4 व्हीलर्स वगैरह जो हैं, जो गाड़ियां उसके ऊपर से आ जा सके, फार्म तक पहुंच सके, उसके लिए एक रोडवे की तरह वो एक्ट करता है, ठीक है। तो डिजाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पेरीफेरी डाइक्स मेनली डिपेंड करता है कि वहां का जो साइट कंडीशन है वो कैसा है, ठीक है। प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन इन द डिजाइन ऑफ द पेरीफेरी डाइक्स। आपको उसको भी डिजाइन करने के लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपका किस साइज का पॉन्ड है, पॉन्ड का बॉटम किस तरह का स्लोप है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वहां का पॉन्ड का कैसा है, फ्लड लेवल कैसा है, आप उसके ऊपर जो व्हीकल लेके जा रहे हो तो उसके ऊपर जो एम्बैंकमेंट के ऊपर जो व्हीकल लेके जाओगे किस तरीके का लेके जाओगे, मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो आप उस तरीके से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है कंस्ट्रक्ट करोगे, डिजाइन करोगे अपने जो पेरीफेरी एम्बैंकमेंट है, जो मेन एम्बैंकमेंट है उसका, ठीक है। द हाइट ऑफ द पेरीफेरी डाइक शुड बी फिक्स्ड ऑन द हाईएस्ट फ्लड लेवल, ठीक है। आपका पेरीफेरी डाइक का हाइट जो है उसको इस तरीके से फिक्स करना चाहिए कि हाईएस्ट फ्लड लेवल वहां तक ना, मतलब वहां तक ना पहुंचे, उससे नीचे ही रह सके, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हाईएस्ट फ्लड लेवल कहाँ तक जाता है उस हिसाब से आपको पेरीफेरी डाइक की अपनी हाइट डिसाइड करनी पड़ती है। Due consideration must be given for freeboard settlement allowance wave action। ये freeboard settlement allowance क्या है, ये मैं नेक्स्ट के आगे के स्लाइड में बताने वाली हूँ। तो अब अभी
सिर्फ जान लो कि आपका जो है फ्री बोर्ड, सेटलमेंट अलायंस, वेब एक्शन, इन सब को ध्यान में रखना पड़ता है जब आप पेरीफेरी इम्बैंकमेंट का डिजाइनिंग कर रहे हो या बना रहे हो, ठीक है। मिनिमम कहा जाता है, मिनिमम फ्री बोर्ड ऑफ 0.6 मीटर इज नेसेसरी फॉर वेल कॉम्पैक्टेड पेरीफेरी डाइक। आपका कम से कम इतना आपका जो 0.6 मीटर जो है आपका मिनिमम फ्री बोर्ड रखना ही पड़ता है, ठीक है। टॉप विड्थ ऑफ द पेरीफेरी डाइक मेनली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वैक्यूलर। आपका जो चौड़ाई है पेरीफेरी डाइक्स की, जो चौड़ाई है ऊपर की टॉप की, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप उसके ऊपर कौन सा वैक्यूल लोड डाल रहे हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर किस टाइप का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ वगैरह आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। Side slope of the periphery dikes mainly depend upon the type of soil available at the site. आपका जो साइड की स्लोप है डाइक के, वो आपके पेरीफेरी डाइक के या मेन डाइक के कह लो, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वहां का जो सॉइल है साइड पे जहां पे आप बना रहे हो फार्म, वहां पे किस तरह का सॉइल अवेलेबल है, ठीक है। आउटर स्लोप कहा जाता है शैल नॉट बी लेस देन 2:1। आपका जो हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल जो आपका स्लोप है दैट शुड बी नॉट लेस देन 2:1 अंडर नॉर्मल कंडीशन, एंड इट शुड बी 3:1 इफ इट इज एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग फ्लड। अगर स्ट्रॉन्ग फ्लड है तो उस केस में 3:1 रहना चाहिए और नॉर्मल कंडीशन में 2:1। इनर स्लोप जो होता है वो आपका 1:1.5 होना चाहिए, और इनर स्लोप की तरफ में बर्न जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि जो है सॉइल का इरोजन ना हो सके, सॉइल ढले ना, मतलब ढहे ना, ठीक है। इसलिए बर्न का एक तरह से कैसे कहो बर्न को, इसको भी डिफाइन करूंगी। वो मेनली कंस्ट्रक्ट किया जाता है कभी कभी ऑब्जर्वेशन के लिए कि आप फिश को देख रहे हो, फीड डालने के लिए एक चबूतरा टाइप में, मतलब उस टाइप का क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और वो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। द आउटर फेस ऑफ द पेरीफेरी डाइक बी प्रोटेक्टेड विद ग्रास एंड कॉर्नर मस्ट बी प्रोटेक्टेड विद स्टोन पिचिंग। आपका जो पेरीफेरी डाइक है, जो मेन डाइक है, उसका जो आउटर तरफ का जो एरिया है वो ग्रास से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कॉर्नर एरिया जो है वो उसमें स्टोन का पिचिंग करके या बिग पिचिंग करके, ईटा या स्टोन डाल करके जो है उस एरिया को और मजबूत कर सकते हैं जहां पे ज्यादातर ये फ्लड से एक्सपोज हो रहा है। उस एरिया में आप स्टोन पिचिंग या आप ईटे की जो है ईटा या स्टोन डाल करके उसको और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल इम्बैंकमेंट्स अब हो गया, वो तो मेन डाइक हो गया। इसके अलावा जो आप फार्म बना रहे हो, एक तो चारों तरफ, फार्म के चारों तरफ मेन डाइक हो गया, उसके बाद फार्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉन्ड होंगे, उसके भी चारों तरफ जो है डाइक्स होंगे, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल डाइक्स। डाइक्स आर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द पॉन्ड आर जनरली कॉल्ड एज द इंटरनल, उनको इंटरनल डाइक्स कहते हैं, इंटरनल इम्बैंकमेंट कह लो, और दे आर ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी डाइक, ठीक है। और उसकी हाइट मेनली डिपेंड करता है कि पॉन्ड का वाटर लेवल कितना है, आप पॉन्ड में कितना वाटर लेवल रख रहे हो, उससे उसके आधार पे आप इंटरनल डाइक्स का जो है हाइट डिपेंड करता है, ठीक है। अलाउंसेस फॉर फ्री बोर्ड नॉर्मली 30 सेंटीमीटर, वेव एक्शन सेटलमेंट अलाउंस मस्ट बी मेड इन द डिजाइन ऑफ द हाइट ऑफ द इंटरनल डाइक, ठीक है। आपका जो है टॉप विड्थ ranges from 1.2 meter to 2 meter for the movement of men। आपका जो इंटरनल डाइक्स है या सेकेंडरी डाइक्स कह लो, उसका जो ऊपर का जो चौड़ाई है डाइक का, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप वहां पे कितने मटेरियल कहाँ तक लेके जाओ, क्या क्या मटेरियल उधर से लोड करके जा रहे हो, आदमी कितने जाने हैं, उस हिसाब से चौड़ाई उसकी कितनी रखनी है वो डिपेंड करता है। जनरली उसका जो स्लोप वगैरह है 1:1 जनरली रखा जाता है, ठीक है, आइदर साइड में। Necessary berm should be constructed in case the quality of soil is poor। अगर मान लो इंटरनल डाइक्स बना रहे हो और उसमें सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बहुत जगह पे जो आप बर्म वगैरह बना करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। बर्म का मेनली काम होता है, एक तरह का वो प्लेटफॉर्म होता है, बनाया जाता है, ठीक है, और वो मेनली इंस्पेक्शन के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, फिशेस वगैरह सही से ग्रो हो रही है, डिजीज तो नहीं है, या फिर फीडिंग करने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है।
नाउ ये अर्थवर्क कैलकुलेशन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा और ये अभी 1 ही मिनट रह गया है, ये कट जाएगा, तो इसलिए ये मैं नेक्स्ट क्लास में फिनिश करूंगी। तो ये जो है, और आप लोगों को मेरे ख्याल से मिल गया